साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर होंगे दोस्तों। तो आपके सुखद भविष्य की कामना करता हूँ, इसी तरह आपकी पढ़ाई अच्छी चले। और मैं स्वागत करता हूँ दोस्तों आपके अपने चैनल नैन IAS पर। मेरे साथ दोस्तों आप पढ़ रहे हैं इतिहास में हम लोग दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री को बिल्कुल नए अंदाज में नए तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ और उम्मीद है ये आपको पसंद आ रहा होगा। हम इतिहास को एक कहानी की तरह पढ़ रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल सरल तरीके से, ताकि इतिहास का बोझ हम पे ना हो, तथ्यों का बोझ ना हो, या कहीं ऐसी चीज़ें ना हो कि हमें ये लगे कि हमें सिर्फ रटना है। तो रटने से बिल्कुल अलग और फैक्ट से बिल्कुल जो है फ्री होके हम इतिहास को कहानी की तरह पढ़ते हुए समझते हुए चल रहे हैं। हमको तथ्य अपने आप याद होते चलेंगे, आप नोट्स बनाते चलिए दोस्तों। और अंत में क्या होगा, नोट्स को आप अगर एक बार रिवाइज करते हैं, 2 बार रिवाइज करते हैं, तो आपको चीज़ें फिर से रिकॉल हो जाएंगी। तो दोस्तों चलते हैं हम अपनी क्लास में, जो है मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास। शुरू हुई थी दोस्तों यूरोपियों के भारत आगमन से। ये टॉपिक ख़त्म हो गया, हमने सारी कंपनियों को देख लिया था कि कौन कौन कंपनियां भारत आई थी और किस तरह उनका व्यापार, कोठियाँ कहाँ स्थापित हुई, कैसे उनमें संघर्ष हुआ, कौन जीता और किसने जो है विजय प्राप्त की। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। अब इसी क्रम में अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, वो क्या है? वो है बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य। बंगाल पर अंग्रेज किस तरह कब्जा करते हैं, किस तरह अपनी शक्ति को फैलाते हैं और आगे बढ़ते हैं, यही हम देखेंगे। तो टॉपिक क्या है दोस्तों? बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ से शुरू करते हैं। अब दोस्तों, ये उस समय मुगल शासन था भारत पे, और भारत का सबसे संपन्न राज्य बंगाल था दोस्तों। जैसे आज केंद्र दिल्ली को कहा जाता है, उस समय जो केंद्र था वो क्या था? बंगाल था। बहुत शक्तिशाली था, बंगाल प्रांत सबसे शक्तिशाली था। ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें क्या था, क्या क्या पॉइंट आपको जानना जरूरी है। मुगल कालीन शासन व्यवस्था में सर्वाधिक संपन्न प्रांत था। ठीक है, सर्वाधिक संपन्न प्रांत। ठीक है, ये सर्वाधिक संपन्न प्रांत है, ये नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसमें हुआ क्या। ठीक है, अब मुर्शीद कुली खान को आपको पढ़ना है। मुर्शीद कुली खान जो था उस समय, मुर्शीद कुली खान, ये बहुत ताकतवर था। मुर्शीद कुली खान बहुत ताकतवर नवाब था। ठीक है, जिस समय ये सीन चल रही है, रॉबर्ट क्लाइव जो है गवर्नर की तरह काम कर रहा है अंग्रेजों की तरफ से, अंग्रेजों की नज़र जो है बंगाल पर है। तो मुर्शीद कुली खान जो था दोस्तों, ये बहुत ही ताकतवर जो है नवाब था। ये स्वतंत्र शासक था। क्या था? स्वतंत्र शासक था। स्वतंत्र शासक की तरह शासन करता था, लेकिन ये जो है ये अब कर देता था, मुगल बादशाह को ये कर देता था। ठीक है, तो मुर्शीद अली खान जो था दोस्तों, ये क्या करता था? मुर्शीद अली खान स्वतंत्र शासक था, लेकिन ये मुगल सम्राट को राजस्व भेजा करता था। ठीक है, तो मुर्शीद कुली खान के बारे में आपको और क्या समझना है? ये महत्वपूर्ण शासक था दोस्तों। इसके बारे में 2-3 पॉइंट आपको जानना है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मुर्शीद कुली खान के बारे में 3 पॉइंट जानना है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जो पहला पॉइंट है, इसने दोस्तों क्या किया? अपनी राजधानी जो थी इसने कहां से? ढाका से मुर्शिदाबाद ट्रांसफर कर दी। मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की। ठीक है, स्थानांतरित की। इसने जो है अपनी राजधानी बदली, कहां से? ढाका से मुर्शिदाबाद की। ठीक है, अब देखिए दूसरा काम जो इसने किया,
इजारेदारी की प्रथा, इजारेदारी की प्रथा, इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की, ठीक है, प्रथा की शुरुआत की। अब इजारेदारी क्या है दोस्तों? ये भूमि से लगान वसूलने की एक व्यवस्था है, एक भूमि की व्यवस्था है। अब इसमें होता क्या है दोस्तों? इसमें बोली के आधार पे जो है भूमि का मालिकाना हक किसानों को दिया जाता है। जो सबसे अधिक बोली लगाता है उसी को भूमि मिलती है, और इसमें जबरदस्त शोषण का प्रावधान रहता है, मतलब खूब शोषण का जो है किसानों का इसमें सिस्टम रहता है। तो इजारेदारी व्यवस्था एक तरह से पंचवर्षीय व्यवस्था है, पांच वर्षीय जो है व्यवस्था है इजारेदारी। और इसमें क्या होता है? सबसे अधिक बोली लगाने वाले को भूमि मिलती है, सबसे अधिक बोली लगाने वाले को, अधिक बोली लगाने वाले को भूमि दी जाती है। क्लियर हुआ? तो ये इजारेदारी किसने शुरू की? मुर्शीद कुली खान ने शुरू की। तीसरी जो व्यवस्था है दोस्तों, इसने जो है तकाबी ऋण की व्यवस्था का शुरुआत किया। तकाबी ऋण ये क्या है? अग्रिम ऋण। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? अग्रिम ऋण भी कहते हैं। तकाबी ऋण देना प्रदान किया किसानों को। जैसे आप देखते हैं केसीसी आज है कि आप ऋण लेके अपनी फसल बो सकते हैं या उसकी जो है व्यवस्था कर सकते हैं, सिंचाई वगैरह और व्यय से संबंधित। तो इसी तरह तकाबी ऋण की जो है व्यवस्था किसने शुरू की? ये शुरू की मुर्शीद कुली खान ने, जिससे जो है अग्रिम ऋण किसान ले सकता था, ठीक है। तो एक तो ये काम हो गया, इजारेदारी हो गई, तकाबी ऋण हो गया, ये मुर्शीद कुली खान का काम हो गया। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए इनको पॉइंट आउट करना आवश्यक है दोस्तों। इसको नोट्स जरूर बनाइए, ठीक है, नहीं तो सब चीजें भूल जाएंगी, फिर आपके काम नहीं आएंगी। चलिए, ये इसका काम खत्म हो गया। अब अलीवर्दी खान भी बहुत महत्वपूर्ण शासक था दोस्तों। अलीवर्दी खान क्या था? बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था। दो बातें आपको इसके बारे में याद रखनी है। देखिए पॉइंट्स में मैं बताऊंगा जो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से, वही चीजें। अलीवर्दी खान के बारे में आपको ये याद रखना है कि इसने क्या किया? पहला काम, मुगलों को राजस्व देना इसने बंद कर दिया, राजस्व देना बंद कर दिया। देखिए दिल्ली में किसकी सरकार थी? मुगल सल्तनत थी दोस्तों। तो मुर्शीद कुली खान भी स्वतंत्र शासक अपने आप को मानता था, लेकिन इसके बावजूद वो देता था राजस्व कर। लेकिन अलीवर्दी खान ने क्या किया? कर देना या राजस्व देना बंद कर दिया, ठीक है। इसी के शासनकाल में भारत को क्या, बंगाल को क्या कहा जाता है? बंगाल दोस्तों जो है भारत का स्वर्ग, बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा, भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा, ठीक है। ये अलीवर्दी खान की उपलब्धियां हैं कि भारत का स्वर्ग, इसके समय में बंगाल इतना शक्तिशाली हो गया कि भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा, और इसने राजस्व देना बंद कर दिया। दो चीजें। अब देखिए, अब जो आगे बात बढ़ती है वो होती है सिराजुद्दौला से। इसका दामाद था दोस्तों, इसका दामाद क्या था? कौन था? सिराजुद्दौला। इसके बारे में आपको थोड़ा सा अधिक पढ़ना है। सिराजुद्दौला से बहुत सारी चीजों की शुरुआत होती है। हमने 3 नवाबों को देख लिया। सिराजुद्दौला क्या था? इसका दामाद था। अब देखिए दोस्तों, एक घटना है 20 जून 1756 की बात है ये, 20 जून 1756। एक अंग्रेज इतिहासकार हैं, उन्होंने, एक अंग्रेज विद्वान था, उसने ये जो है कहानी बताई कि इसमें क्या हुआ? एक काल कोठरी की घटना हुई, काल कोठरी की घटना, जिसे क्या कहते हैं? ब्लैक होल ट्रेजेडी। ये ब्लैक होल ट्रेजेडी थी क्या दोस्तों? ब्लैक होल ट्रेजेडी क्या थी? अंग्रेज उत्पात मचा रहे थे। सिराजुद्दौला ने क्या किया? लगभग
लगभग 146 लोग थे दोस्तों। 146 अंग्रेजों को उसने काल कोठरी में बंद कर दिया। सिराजुद्दौला जो नवाब था उसने अंग्रेजों की परेशानियों से आजिज आके या उनकी हरकतों से आजिज आके उनको सजा के तौर पे क्या किया, एक काल कोठरी में बंद कर दिया। कितने लोगों को? 146। बहुत छोटी सी कोठरी थी वो, इतने लोगों के लिए वो पर्याप्त नहीं थी, तो इसने उसमें बंद कर दिया रात में। और अगले दिन सुबह जो है इसमें से मात्र 23 लोग जीवित बचे। 23 लोग जो है अंग्रेज जीवित बचे। ये घटना ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, चलिए एक चीज ये हो गई दोस्तों। अब देखिए इसी के लगभग 1 साल बाद, अब देखिए इसी के लगभग 1 साल बाद, इस घटना के लगभग 1 साल बाद, मतलब जून 1757, कब की बात है दोस्तों? ब्लैक होल ट्रेजेडी जो सिराजुद्दौला ने, ये माना जाता है कि उसने अंग्रेजों को सजा देने के लिए एक घटना को अंजाम दिया। इसके लगभग 1 साल बाद 23 जून की बात है, 23 जून 1757। 23 जून 1757 को दोस्तों ये डेट याद रखिएगा, महत्वपूर्ण युद्ध है ये, प्लासी का युद्ध। ये बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है इतिहास का। इसका सन आप याद रखिए, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। ये कहाँ है? बंगाल के नदिया जिले में। ठीक है, बंगाल के नदिया जिले में कहाँ है? भागीरथी नदी के किनारे। यहाँ पर कौन सा युद्ध हुआ दोस्तों? प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में। और ये युद्ध किसके किसके बीच हुआ? इस युद्ध में क्या हुआ? अंग्रेज सेनापति कौन था? अंग्रेजों की तरफ से अंग्रेज सेनापति क्लाइव था, सेनापति क्लाइव। और दूसरी तरफ कौन था? सिराजुद्दौला। क्लियर हुआ? कौन था? सिराजुद्दौला। तो दोस्तों इन दोनों के बीच जो है युद्ध हुआ। और दरअसल इस युद्ध में हुआ क्या? सिराजुद्दौला का जो है एक सेनापति था मीर जाफर। तो मीर जाफर को अंग्रेजों ने अपनी तरफ मिला लिया, क्लाइव ने अपनी तरफ मिला लिया। इसकी धोखेबाजी की वजह से सिराजुद्दौला हार गया और अंत में इसको मार दिया गया। ठीक है, तो कहने का इसका परिणाम क्या हुआ? क्लाइव जो है जीत गया। ठीक है, क्लाइव कौन जीता? अंग्रेज जीते या क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों की जीत हुई। और मीर जाफर की धोखाधड़ी की वजह से सिराजुद्दौला हार गया और अंततः मारा गया। क्लियर हुआ? तो ये इस युद्ध का परिणाम है दोस्तों। ये युद्ध बहुत ही निर्णायक था। ठीक है, यह युद्ध बहुत ही निर्णायक था। और इस युद्ध में क्या हुआ दोस्तों? एक चीज और हुई। देखिए 2 सेनापति इसके थे, मोहनलाल, एक थे मोहनलाल और दूसरे थे दोस्तों मीर मदान। मोहनलाल और मीर मदान, इन्होंने अपनी छोटी टुकड़ी के साथ सिराजुद्दौला का क्या किया? साथ दिया। ये वफादार रहे, लेकिन बात चूंकि बिगड़ चुकी थी इसलिए सिराजुद्दौला हार गया। ठीक है, मतलब दो लोग वफादार थे, लेकिन एक गद्दार की वजह से सिराजुद्दौला को हार का सामना करना पड़ा। तो मोहनलाल और मीर मदान जो थे ये सिराजुद्दौला के वफादार सेनापति थे। और एक छोटी टुकड़ी के साथ ही लोग जो है जम के मोर्चा लिया, लेकिन जो है हार चुके थे, ये हार चुके थे। ठीक है, चलिए अब ये चीज दोस्तों क्लियर हो गई। अंत में 1760 में क्या हुआ? 1760 में एक घटनाक्रम होता है। इसको जो है मीर जाफर को, पहली चीज तो एक चीज जान लीजिए कि यहाँ जब ये प्लासी का युद्ध खत्म हो गया तो चूंकि ये सिराजुद्दौला हार भी गया, उसको मार दिया गया। फिर मीर जाफर को अंग्रेजों ने एक कठपुतली की तरह जो है उसको बंगाल का नवाब बना दिया और हर चीज जो है अपने हिसाब से करना शुरू कर दिया। मीर जाफर ने अंग्रेजों को वो भी दिया जो है जागीर, 24 परगना जागीर दी। क्या दी? 24 परगना जागीर। ये कहा जाता है कि ये जो है रॉबर्ट क्लाइव की ये क्या थी? पर्सनल जागीर थी।
रॉबर्ट क्लाइव को बाद में जब इंग्लैंड गया ये तो इसे जो है लॉर्ड की उपाधि दी गई। ठीक है, चलिए रॉबर्ट क्लाइव की ये जागीर मानी जाती थी, व्यक्तिगत जागीर मानी जाती थी और कंपेंसेशन इसको दिया गया। तो चलिए 24 परगना जागीर दी गई। फिर क्या हुआ दोस्तों, कहीं ना कहीं ये जो कठपुतली की तरह काम कर रहा था मीर जाफर, इसके कामों से अंग्रेज जब असंतुष्ट होने लगे तो इन्होंने क्या किया, मीर जाफर को गद्दी से हटा दिया। क्या किया, 1760 में दोस्तों मीर जाफर को गद्दी से हटा दिया। मीर जाफर को गद्दी से हटा दिया और फिर इसके दामाद कौन था, मीर कासिम को नवाब बना दिया। मतलब जब अंग्रेजों को लगा कि अब मीर जाफर जो कठपुतली की तरह काम नहीं कर रहा है या उनके काम का वो नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, उसको हटा के उसके दामाद को जो है उन्होंने बंगाल की गद्दी पे बिठा दिया। ठीक है, अब 1760 में कौन बन जाता है नवाब बंगाल का, मीर कासिम। क्लियर हुआ। ठीक है, अब मीर कासिम ने क्या किया, राजधानी का ट्रांसफर किया मुंगेर। मुर्शिदाबाद राजधानी थी। ठीक है, मुर्शिद कुली खान ने क्या किया था, राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद किया था और मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने की राजधानी, मीर कासिम ने। चलिए ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब देखिए दोस्तों बीच में बहुत सारे घटनाक्रम हुए। 1763 में क्या हुआ, 1763 में जो है फिर से मीर कासिम को हटा के मीर जाफर को बनाया गया। ठीक है, अब मीर जाफर को हटा के मीर कासिम को बनाया गया था, लेकिन फिर मीर कासिम को हटा के क्या किया गया, मीर जाफर को बनाया गया। मीर कासिम फिर असंतुष्ट हो गया और इसके बाद उसने भी साजिश से रचना शुरू किया, लड़ाइयाँ लड़ी, हारा और इसके बाद इसने क्या किया, एक सैनिक गठबंधन बनाया। क्या किया, मीर कासिम ने सैनिक गठबंधन का निर्माण किया। ठीक है, अब सैनिक गठबंधन में कौन था दोस्तों, एक तो था जो है खुद मीर कासिम, ये कौन है, बंगाल का नवाब, याद रखिएगा, ऐसे आप याद कर लीजिएगा। और सुजाउद्दौला थे, ये कौन थे, ये अवध के नवाब थे। और तीसरे थे जो है शाह आलम द्वितीय, ये कहाँ के थे, मुगल सम्राट। अब ये तीनों सम्राटों की जो तिकड़ी थी ये मिलके लड़ती है किससे, अंग्रेजों से ये लड़ती है। ठीक है, अंग्रेजों से युद्ध हुआ। अब देखिए मीर कासिम असंतुष्ट होकर उसने क्या किया, एक जो है तिकड़ी बनाई। ये खुद बंगाल का नवाब था, इसने अवध के नवाब और दिल्ली के सम्राट, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से मिलकर क्या किया, एक युद्ध किया। इतिहास में इस युद्ध को क्या कहा जाता है, 1764 में ये युद्ध हुआ दोस्तों। 1763 में उसने फिर से मीर कासिम को हटा के मीर जाफर को बना दिया था। तो 1764 आप याद रखिएगा, ये है बक्सर का युद्ध। 1757 में प्लासी का युद्ध और 1764 में बक्सर का युद्ध। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसी सम्मिलित सेना ने क्या किया, इसको हरा दिया। ठीक है, किसको हरा दिया, इन तीनों लोगों को क्लाइव ने हरा दिया। चलिए ये बात समझ में आई। अब देखिए दोस्तों, अब पूरी तरह से कंपनी ने इनको क्या किया, हरा के जो है निस्तनाबूद कर दिया। प्लासी युद्ध से जो है बक्सर का युद्ध ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि बक्सर युद्ध ने क्या किया, अंग्रेजों को एक वैधानिक दर्जा दिया। अब किस तरह दिया आगे हम देखेंगे, संधि के रूप में। आइए दोस्तों देखा जाए, संधि की गई, इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई। इस युद्ध के बाद 1765 में इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई। किसके बीच हुई दोस्तों, ये महत्वपूर्ण है, किसके बीच हुई, क्लाइव
अंग्रेज जो है सेनापति क्लाइव, और कौन था, मुगल सम्राट शाह आलम। ठीक है, मुगल सम्राट शाह आलम, सम्राट शाह आलम द्वितीय, इलाहाबाद की संधि। ठीक है, अब दोस्तों इस संधि के आधार पे जो चीजें हुई उससे अंग्रेजों की जो है ताकत और बढ़ गई। ठीक है, आइए देखते हैं क्या हुआ इलाहाबाद की संधि में। क्या हुआ दोस्तों, जो पहली शर्त थी वो क्या थी, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार कंपनी को प्राप्त हो गए, कंपनी को प्राप्त हुए, या कह सकते हैं मुगल सम्राट ने कंपनी को दिए। ठीक है, दीवानी अधिकार का मतलब सोचिए राजस्व से लेके कितनी सारी चीजों को नियंत्रित करना। ठीक है, सोचिए कंपनी की ताकत कितनी बढ़ गई। दूसरी चीज क्या हुई दोस्तों, कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने क्या किया, अवध के नवाब से दो चीजें छीन ली। ठीक है, अवध के नवाब से अवध के नवाब से क्या किया, कड़ा मानिकपुर। ठीक है, एक कड़ा और एक मानिकपुर छीन के क्या किया, आज देखिए कड़ा मानिकपुर कहते हैं, तो कड़ा और मानिकपुर, मानिकपुर छीन कर, अवध के नवाब से कड़ा और मानिकपुर छीन कर क्या किया, छीन कर किसको दे दिया, मुगल बादशाह को। ये दूसरी शर्त थी। ठीक है, बादशाह को दिया, मतलब तीनों के दीवानी अधिकार कंपनी को प्राप्त हुए, मुगल सम्राट ने दिया, और कंपनी ने क्या किया, मुगल सम्राट को इन्होंने कड़ा और मानिकपुर जो है दे दिया। कंपनी ने किसको, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को। किससे छीन के, पहले वो किसके कब्जे में थे, वो अवध सम्राट के अवध नवाब के कब्जे में थे, शुजाउद्दौला के। ठीक है, जो तीसरी चीज हुई दोस्तों वो क्या हुई, तीसरी चीज क्या हुई, मुगल बादशाह को, मुगल बादशाह को कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने 26 लाख वार्षिक, कितना, 26 लाख वार्षिक, ध्यान दीजिएगा, वार्षिक देना स्वीकार किया, कि मतलब अब आपको हम 26 लाख वार्षिक जो है पेंशन के रूप में देंगे। ठीक है, तो ये तीन प्रमुख शर्तें थी जो इलाहाबाद की प्रथम संधि में हुई 1765 में, और ये हुई दोस्तों अंग्रेजों के सेनापति क्लाइव और मुगल सम्राट शाह आलम के बीच में। ठीक है, मुगल सम्राट शाह आलम के बीच में। चलिए, इलाहाबाद संधि महत्वपूर्ण है, प्रथम संधि, आप इसको नोट डाउन जरूर करिएगा, मुख्य बातों को आप लिखिएगा जरूर दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगली चीज की तरफ। अगली चीज जो हम देखेंगे वो क्या है, अगली चीज देखेंगे दोस्तों, ये महत्वपूर्ण चीजें कंप्लीट हो गई, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। देखिए दोस्तों, इसके परिणाम स्वरूप हुआ क्या, बंगाल में, एक नया टॉपिक इसी में हो जाएगा, बंगाल में द्वैध शासन। अब देखिए बंगाल की सिचुएशन क्या हो गई, बंगाल में द्वैध शासन, मतलब द्वैध शासन का मतलब यह हुआ कि एक तो बंगाल में नवाब अपनी जगह था, कंपनी को भी यहाँ के दीवानी अधिकार प्राप्त हो गया, तो द्वैध शासन का मतलब हो गया कि दोनों लोग मिलकर शासन करने लगे। ये बात अलग है कि स्थिति बद से बदतर हो गई। आइए देखते हैं दोस्तों, द्वैध शासन से व्यवस्था और चौपट हो गई। अब ठीक है, अब इसको समझना है हमको, द्वैध शासन को समझना है कि द्वैध शासन किस तरह होता था। तो देखिए दोस्तों, मुगल काल जब था तो उसमें जो प्रांतीय शासन था वो दो तरीके से शासित होता था। जो मुगल काल में प्रांतीय शासन था, मुगल काल में प्रांतीय शासन या प्रदेश का जो शासन था वो किस तरह था, दो प्रकार के अधिकारियों के बीच बटा था, दो प्रकार के अधिकारियों से होता था। एक थे सूबेदार, जिनको क्या कहते थे दोस्तों, निजामत कहते थे। ठीक है,
इनको क्या कहते थे, निजामत कहते थे, और दूसरे थे दीवान। ये दो तरह के अधिकारी थे जो पूरे प्रांत के शासन के लिए जिम्मेदार हुआ करते थे। ठीक है, अब सूबेदार या निजामत का काम क्या था, सैनिक प्रतिरक्षा, मतलब डिफेंस वाला सिस्टम इनका था। पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, और न्याय व्यवस्था, जस्टिस को मेंटेन करना। मतलब सैनिक, प्रतिरक्षा, पुलिस और न्याय व्यवस्था किसके अंडर में थी, ये सूबेदार या निजामत के अंडर में थी। और राजस्व और वित्त व्यवस्था, जो फाइनेंस से रिलेटेड सिस्टम है, जो रेवेन्यू से रिलेटेड जो है एडमिनिस्ट्रेशन है, वो किसके हाथ में रहता था, दीवान के। वित्त व्यवस्था, मतलब इन दोनों अधिकारियों से मिलके प्रांतीय शासन गवर्न होता था या चलता था। ठीक है, समझ में आई बात। इसमें जो है पहला जो है अधिकारी था सूबेदार या निजामत, और दूसरा अधिकारी था दीवान। ये बात समझ में आई दोस्तों। अब देखिए हम द्वैत शासन समझेंगे। ठीक है, अब कंपनी ने क्या किया, दोनों ताकत अपने हाथ में ले ली। किसने ले ली, कंपनी ने ले ली। सैनिक व्यवस्था भी ले ली, प्रतिरक्षा, पुलिस, न्याय व्यवस्था भी ले ली, और राजस्व और वित्त व्यवस्था भी ले ली। चलिए, अब दोनों अपने हाथ में कंपनी ने ले लिया। चलिए, अगर हम ये कहें दोस्तों कि किसको जो है जनक माना जाता है, आइए आते हैं फिर से आते हैं द्वैत शासन पे। कुछ पॉइंट्स हम नोट करेंगे दोस्तों कि अगर ये कहा जाए कि किसे माना जाता है द्वैत शासन का, किसे जनक माना जाता है, तो इसका जनक माना जाता है लियोनस कहते हैं, कभी कभी लियो कहते हैं। तो किसको माना जाता है, लियो कार्टिस को। ठीक है, लियोनस भी कह सकते हैं, लियो भी कह सकते हैं, लियो कार्टिस। ये है जनक। जनक अगर पूछा जाए कि बंगाल में द्वैत शासन का जनक किसे कहा जाता है, तो लियो कार्टिस को आप कहेंगे। चलिए, एक पॉइंट ये हो गया। अब देखिए, अब कंपनी कितनी चालाक थी दोस्तों, कि कंपनी जो थी, कंपनी इतनी चालाक थी कि जो भी काम करती थी वो भारतीयों के माध्यम से करती थी। सारी शक्ति अपने हाथों में केंद्रित रखती थी, लेकिन जो प्रशासन का काम है वो करती किसके माध्यम से थी, भारतीयों के माध्यम से जो कार्य होते थे उसको संपादित करती थी। ठीक है, तो कहने का मतलब कंपनी और नवाब दोनों मिलके जो है इस द्वैत शासन की नींव रखते हैं, दोनों मिलके द्वैत शासन को चलाते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ अब ये चीज समझिए कि इसके बाद क्या होता है। अच्छा, ये इसको जो है लागू किसने किया, अभी आप ये इसको कह सकते हैं कि इसको लागू जो है क्लाइव ने किया। ठीक है, किसने किया, क्लाइव ने लागू किया। वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया, वारेन हेस्टिंग्स ने इसको जो है 1772 में खत्म कर दिया। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों। द्वैत शासन लग गया। अब 1765 में फिर से क्या हुई, इलाहाबाद की संधि हुई। इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई। ठीक है, इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई। अब इलाहाबाद की द्वितीय संधि दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लाइव ने किससे की, अंग्रेजों के सेनापति क्लाइव ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला से की। शुजाउद्दौला, ठीक है, अवध के नवाब शुजाउद्दौला से इसने जो है इलाहाबाद की दूसरी संधि की। इसमें कुछ चीजें जो है कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, कुछ शर्तें थी। ठीक है, बाद में क्लाइव ने फिर एक शर्त की, बंगाल के नवाब से भी जो है एक संधि की। ठीक है, चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो हमने देखा कि नींव किसने रखी, द्वैत शासन की नींव रखी क्लाइव ने, और समाप्ति किसने की दोस्तों, अगर पूछा जाए किसकी समाप्ति किसने की, तो वारेन हेस्टिंग्स ने। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए किसकी, देखिए जनक माने जाते हैं कार्टिस। ठीक है, शुरुआत किसने की, क्लाइव ने, और अंत किसने किया 1772 में, किसने किया, वारेन हेस्टिंग्स ने द्वैत शासन की समाप्ति की। ठीक है, आप देखिए इसी समय दोस्तों 1770 की घटना है, यह भी महत्वपूर्ण है आपके लिए।
ये घटनाक्रम महत्वपूर्ण है। 1770 में दोस्तों बंगाल में बहुत भयंकर अकाल पड़ा, बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा, ठीक है, अकाल पड़ा। इसमें कम से कम करोड़ों जो है भारतीय, करोड़ों लोग जो है भूखमरी से मर गए, भूखमरी से मर गए। बहुत ही भयानक दुर्भिक्ष था दोस्तों। उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? कार्टियर। उस समय अंग्रेज गवर्नर कौन था बंगाल का? कार्टियर। क्लियर हुआ? बंगाल का गवर्नर कौन था? कार्टियर था। 1770 का ये दुर्भिक्ष जो है इतिहास में बहुत ही जो है खतरनाक दुर्भिक्ष की तरह माना जाता है। बहुत ही जो है भयानक दुर्भिक्ष था दोस्तों। 1 करोड़ से ज़्यादा लोग सोचिए इस भूखमरी के शिकार होकर मर गए। चलिए, ये हो गया दोस्तों आपका द्वैत शासन, ठीक है, द्वैत शासन हो गया। अब देखिए द्वैत शासन के बाद दोस्तों हुआ क्या। आगे क्लाइव के बारे में देखेंगे कि क्लाइव ने क्या किया। क्लाइव ने दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव को बहुत ही महान सेनापति माना जाता है और जब वो जो है यहाँ से विजय करके वापस इंग्लैंड लौटा तो वहाँ पर उसको लॉर्ड की उपाधि से सम्मानित भी किया गया। इसके 2 काम महत्वपूर्ण हैं, आप देख लीजिए। श्वेत विद्रोह, इसके समय में श्वेत विद्रोह हुआ, श्वेत विद्रोह हुआ दोस्तों। श्वेत विद्रोह कब हुआ कि मुंगेर और इलाहाबाद, मुंगेर और इलाहाबाद के जो अंग्रेज सैनिक थे, इलाहाबाद के अंग्रेज सैनिकों ने जो है, मतलब अंग्रेज सैनिक थे वो, ठीक है, ऐसा नहीं था कि अंग्रेजी सेना में भारतीय सैनिक भी थे, उसमें सिर्फ अंग्रेज सैनिक थे। इन्होंने जो है भत्ता कम मिलने पे, भत्ता कम मिलने पे क्या किया था? विद्रोह कर दिया था, जिसे क्या कहा जाता है? श्वेत विद्रोह कहा जाता है। इसके समय में हुआ, क्लाइव के समय में। क्लाइव ने कुछ सुधार किए थे, इसी से असंतुष्ट होकर जो है इन लोगों ने विद्रोह किया था। सुधार का मतलब यह है कि काफी चीजें कम भी कर दी। जैसे इसने क्या किया दोस्तों? इसने क्या किया? उपहार लेना बंद कर दिया। क्लाइव ने क्या किया? उपहार लेना बंद कर दिया। दूसरा काम क्या किया? निजी व्यापार पे प्रतिबंध लगा दिया, निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। इसके बहुत सारे कामों से क्या हुआ? अंग्रेज से जो है सैनिक असंतुष्ट हुए, जिसकी वजह से इन्होंने स्वतंत्र विद्रोह किया, ठीक है। अब इसमें देखिए दोस्तों क्या हुआ, इसने फिर एक काम किया, सोसाइटी ऑफ ट्रेड बनाई, एक सोसाइटी बनाई, सोसाइटी ऑफ ट्रेड। अब सोसाइटी ऑफ ट्रेड का मतलब क्या था? ये जो है नमक, सुपारी और तंबाकू, इसमें क्या किया दोस्तों इसने? जो भी कंपनी के कर्मचारी थे, देखिए इस समय तक ब्रिटिश जो है व्यापारी भी भारत में व्यापार करने लगे थे, स्वतंत्र रूप से भी व्यापार करने लगे थे। तो इसने एक सोसाइटी ऑफ ट्रेड बनाई, जिसमें क्या हुआ? कंपनी के कर्मचारियों, कंपनी के कर्मचारियों को किन किन चीजों पे? नमक, सुपारी और तंबाकू, नमक, सुपारी और तंबाकू, इनके व्यापार का क्या किया? एकाधिकार कर दिया कि जो कंपनी का जो है कर्मचारी होगा वही नमक, सुपारी और तंबाकू का व्यापार कर सकता है, अर्थात इन्हीं लोगों का, कंपनी के एम्प्लॉइज का ही इन पे जो है व्यापार पे एकाधिकार रहेगा, मोनोपोली रहेगी। समझ में आया दोस्तों? तो ये क्लाइव का काम है, ठीक है। अच्छा, एक शब्द है दोस्तों इंटरलोपर, एक शब्द है इंटरलोपर, इंटरलोपर। तो इंटरलोपर किसको कहा जाता था? जो भी अनधिकृत व्यापारी थे, बंगाल में व्यापार करने वाले ब्रिटिश, और जो ब्रिटिश थे जो है अनधिकृत, अनऑथराइज्ड जो है व्यापारी, अनधिकृत व्यापारी, इनको क्या कहा जाता था? इंटरलोपर कहा जाता था, ठीक है। चलिए, ये चीजें हम लोगों ने देख ली दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं और इस टॉपिक को खत्म करते हैं। दोस्तों
मीर कासिम जो था ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है नवाब था दोस्तों। इसने क्या किया था, अंतर्देशीय व्यापार में जो भी राज्यों के बीच व्यापार होता था तो इसने क्या किया था, अंतर्देशीय व्यापार से चुंगी को समाप्त कर दिया था। क्या किया था, चुंगी को हटा दिया था। अलीवर्दी खान जो था दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण शासक था, बहुत ही प्रभावशाली शासक था। अलीवर्दी खान के बाद मीर कासिम सबसे योग्य जो है नवाब हुआ। ठीक है, चलिए अब अगर जो है ये पूछा जाए कि बंगाल का अंतिम नवाब कौन था तो आप क्या बताएंगे, अंतिम नवाब तो बंगाल का जो अंतिम नवाब हुआ वो मुबारक उद्दौला हुआ। क्या हुआ, मुबारक उद्दौला। चलिए अब देखिए दोस्तों, बंगाल में इस तरह अंग्रेजों का पूरी तरह से प्रभुत्व स्थापित हो गया और द्वैत शासन भी हम लोगों ने देख लिया कि किस तरह जो है नवाब और कंपनी के बीच में जो है द्वैत शासन की व्यवस्था हुई। कंपनी जो है काम भारतीयों से करवाती थी लेकिन सारी जो है शक्ति और सारा जो है पावर, वास्तविक शक्ति अपने हाथ में रखती थी। तो इस तरह ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया दोस्तों। आपको उम्मीद है समझ में आया होगा दोस्तों। और अगले टॉपिक में दोस्तों हम लोग देखेंगे कि किस तरह जो है कंपनी ने और जो है अपने प्रसार को फैलाया और धीरे धीरे वो जो है भारत की राजनीतिक व्यवस्था में भी पकड़ बनाते चले गए, अपने व्यापार को मजबूत करते चले गए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।